वेलकम टू दिस वीडियो। मैं मिस्टर रघुवंशी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने द बिजनेस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। चलिए साथियों, कैसे हैं आप सभी, और शुरू करते हैं आज के सेशन को। हाँ, सभी जुड़ जाइए, आ जाइए भाई। सभी को जय श्री राम, जय श्री महाकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्क्रॉल कर कमेंट, एक मिनट रुकना है दोस्तों। ठीक दोस्तों, कैसे हैं आप सभी, और आइए दोस्तों पढ़ते हैं, आगे की ओर चलते हैं। ओके दोस्तों, आज जो एक हमारा टॉपिक है, नया टॉपिक है, दैट इज द एनिमल एंड प्लांट किंगडम, बोटिसू। आज भाई फिजिक्स क्लास में कौन कौन प्रेजेंट था भाई? यूट्यूब क्लास पर 11 बजे वाली में कौन कौन था उपस्थित? सर, डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसलेशन ये पढ़ाओगे कि नहीं? देखो, पहले तो मैं मेन मेन टॉपिक खत्म करूंगा, और जो लास्ट के जो टॉपिक आप कह रहे हो, डीएनए, बायोमोलिक्यूल, आरएनए, ये सब चीज़ें मैं लास्ट में देखूंगा, अगर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। सर, क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आपको टाइम पता है ना, 2 बजे आना है। भाई, क्लास का टाइमिंग आपको पता है कि 2 बजे आना है, तो आना है। ठीक है, मतलब कुछ बच्चे थे इसमें से जो बता रहे हैं, जेनेटिक भी देख लेंगे। नरेंद्र सोलंकी कह रहे हैं सर मैं था। ठीक भाई, रिवाइज करते रहिए वहां पर यूट्यूब पे, जो भी मैं भाई क्लास ले जा रहा हूँ वो पूरे रेलवे क्वेश्चन है, और भाई कहीं ना कहीं क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं किसी भी एग्जाम में। तो आज जो मैं भाई क्वेश्चन कराए थे क्लास में, वो सारे यूट्यूब क्लास में रेलवे क्वेश्चन थे, जो रेलवे में पूछे गए क्वेश्चन है। हाँ, सिंपल ही आते हैं क्वेश्चन, क्योंकि क्लास में हमने पढ़ रखा है, क्लास में मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं। ठीक है। कल भाई मंडे को रहेगी तो देख लेंगे, अधिकतर मेरी सैटरडे और फ्राइडे सैटरडे को रहती है, फिर भी देखते हैं मंडे का कैसा प्लान रहता है। अभी तो ऐसा कोई रहता नहीं, लेकिन फ्राइडे और सैटरडे को 2 दिन तो रहती है, ठीक है। अब नेक्स्ट फ्राइडे सैटरडे अटेंड कर लेना, क्योंकि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो भाई रिवीजन हो जाते हैं, आपको मैंने पढ़ा रखा है उसका वहाँ रिवीजन हो जाता है। सारे क्वेश्चन रेलवे के रहते हैं, और रेलवे में क्वेश्चन साइंस के अच्छे आते हैं, तो आपके लिए यूजफुल रहेंगे वो। रेलवे के सारे पीवाई के क्वेश्चन थे, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे वो क्वेश्चन। तो भाई लगा लिया करो ना। नहीं, कल नहीं रहेगी शायद, मतलब मंडे को नहीं रहेगी शायद। हाँ, वर्ग 2 के लिए पढ़ सकते हैं, क्योंकि रेलवे की साइंस जो है, वर्ग 2 की साइंस बिल्कुल बराबर लेवल पे ही रहती है। अब देखो,
हालांकि मैंने क्लास में सारे कॉन्सेप्ट आपको सिखा रखे हैं फिजिक्स में, आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे आप कहीं भी पढ़ लेना। ठीक है। ठीक है भाई, प्रैक्टिस कर लिया करो, रिवीजन कर लिया करो, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं। लेकिन प्रैक्टिस कर लिया करो, क्वेश्चन लगा लिया करो, उससे हेल्पफुल मिलती है। अब हम पहले पढ़ रहे हैं एनिमल टिश्यू, उसके बाद पढ़ेंगे हम प्लांट टिश्यू। और भाई वर्ग दो वाले बैच से भाई मेरा खासा प्रेम है, आप टेंशन ना लो, आपको साइंस संबंधित सारी चीजें मैं करा दूंगा, आपको ऐसी कोई भी चीज नहीं रहेगी जो बाद में रुक जाए या रह जाए। तो सब चीजें भाई भले धीरे धीरे ही आगे पीछे सही, लेकिन हम चीजों को कवर कर लेंगे। ठीक है। सिलेबस काफी ज्यादा है, बस इतनी सी बात है। एनिमल टिश्यू, मेरे पूरे क्वेश्चन सही थे, अच्छी बात है भाई, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो, जानते लेवल में ले नहीं गया था, लेवल इतना ही सही रहता है। नहीं पर यही तुम्हारे लेवल पे थ्योरी बेस ऐसे ही क्वेश्चन पूछ जाते हैं। देखो एनिमल टिश्यू, या हम बात करते हैं दोस्तों जंतु ऊतक की। जंतु ऊतकों की हम बात करें, पहले बात करते हैं दोस्तों ऊतक। दोस्तों की टिश्यू का मतलब क्या रहता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टिश्यू, या ऊतक का मतलब क्या है। दोस्तों ऊतक का मतलब है जब बहुत सारी सेल आपस में मिल जाएं, जब भाई बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिल जाएं। क्यों मिल जाएं, कोई एक जैसा कार्य करने के लिए। जैसे मान लो कोई काम करना थी, एक कोशिका तो कर ही रही थी, पर लेकिन उसने और अपनी जैसी और सारी कोशिकाओं को अपने साथ सम्मिलित कर लिया, और सब मिलकर कोई एक जैसा कार्य करने लगे। जैसे फॉर एग्जांपल समझो, ब्लड है, ब्लड की एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी, एक प्लेटलेट्स, या इन्होंने अपना मल्टीप्लाई कर लिया, अपनी ऐसी बहुत सारी कोशिकाएं बना ली, और सब मिलकर किसका काम करने लगे, सर्कुलेशन का। ठीक है। जैसे भाई हमारी स्किन, स्किन की सारी सेल्सों ने एक साथ मिलकर हमारी कवरिंग या हमारे भाई कवर या हमारे सुरक्षात्मक लेयर का निर्माण कर लिया। यानी एक किसी काम के उद्देश्य से जब बहुत सारी कोशिकाएं एकत्रित हो जाती हैं और अपनी संरचना और अपने कार्यों को एक जैसा कर लेती हैं, इसको हम कहते हैं ऊतक या टिश्यू। ठीक है। ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो भाई ध्यान रखना, अगर हम बात करें बॉडी द टिश्यू, भाई टिश्यू की अगर हम बात करें दोस्तों, तब समान कोशिकाओं का समूह अंतर कोशिकीय पदार्थों सहित एक विशेष कार्य करता है, तो कोशिकाओं का ऐसा संगठन ऊतक कहलाता है। देखो अब अगर हम बात करें, इस बात समझो, इस बात का सेंस समझो, मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों ऊतक की जो कोशिकाएं हैं, वो एक किसी कार्य के लिए उद्देश्य से बनी है। कोशिकाएं, अगर दोस्तों क्वेश्चन आए, क्या उनकी संरचना अलग अलग हो सकती है कोशिकाओं की, हो सकती है। संरचना में भिन्न हो सकती है, जरूरी नहीं भिन्न हो, डिफरेंट हो सकती है उनकी संरचना, भिन्न हो सकती है। अच्छा, क्या उनके कार्य भिन्न हो सकते हैं, हो सकते हैं। कार्य क्या हो सकते हैं, भिन्न हो सकते हैं। जैसे मैं बात करूंगा, कार्य भिन्न हो सकते हैं, समझ लेना, हो सकते हैं मतलब होते नहीं है जनरली, लेकिन हो सकते हैं, कार्य अलग अलग कर रही हूं। लेकिन उनकी उत्पत्ति, उनका क्रिएशन वो हमेशा समान रहेगा। उनका भाई साहब उत्पत्ति क्या रहती है, हमेशा समान होती है। उत्पत्ति में हमेशा क्या होंगी, समान होंगी। अगर आपसे बोला जाए कि टिश्यू की जो कोशिकाएं रहती हैं उनका क्या विशिष्ट कैरेक्टर है, कि वो हमेशा उत्पत्ति में समान होती हैं। क्या होती हैं दोस्तों, उत्पत्ति में सदैव समान होती हैं। ठीक है दोस्तों। देखो जनरली आपको डेफिनेशन क्या मिलेगी, समझो, ये मैंने डेफिनेशन थोड़ी एक्स्ट्रा बताई, कि ऐसी कोशिकाओं का समूह, आपको अधिकतर किताबों में क्या लिखा मिलेगा, ऐसी कोशिकाओं का समूह ऐसी कोशिकाओं का समूह जो संरचनात्मक, कार्यात्मक तथा उत्पत्ति में क्या होती हैं, समान होती हैं।
क्या कहलाती हैं? ऊतक कहलाती हैं। ऐसा एग्जांपल आपको या ऐसी डेफिनेशन मिलेगी। लेकिन मैंने थोड़ा एडवांस में जाकर डेफिनेशन बताई। कभी अगर बहुत शानदार डीप क्वेश्चन आ जाए कि भाई कोशिकाएं जो रहती हैं वो किस चीज में अलग अलग हो सकती हैं, संरचना कार्य में भिन्न भिन्न हो सकती हैं, लेकिन उत्पत्ति जहां से वो जनरेट हो रही है, जिस उद्देश्य से जनरेट हो रही हैं, वो हमेशा समान रहेगी। अगला पॉइंट दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, एक कोई सेल है कोशिका, जब बहुत सारी सेल्स का एक ग्रुप बन जाता है, बहुत सारी सेल्स का एक ग्रुप बन जाता है, तो दोस्तों उसे हम टिश्यू या ऊतक कह देते हैं, एक विशिष्ट कार्य के लिए। और दोस्तों जब ये टिश्यू आपस में मिलकर, जब टिश्यू आपस में मिलकर कोई कार्य के लिए संरचना करते हैं, या टिश्यू आपस में मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं, अनेक टिश्यू आपस में मिलकर या दो से अधिक टिश्यू आपस में मिलकर कोई एक जैसा कार्य करने लगते हैं, तो दोस्तों हम उसे अंग कह देते हैं। क्या कह देते हैं दोस्तों? ऑर्गन। और दोस्तों ऐसे ऑर्गन आपस में रिएक्शन करके या आपस में समन्वय बैठाकर एक ऑर्गन सिस्टम या अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, ऑर्गन सिस्टम। यानी दोस्तों हम बात करें, सबसे पहले आती है एक सेल, जो कि भाई उत्पत्ति में क्या होती है? क्रियात्मक और संरचनात्मक रूप से वही हमारी बेसिक यूनिट है। सेल आपस में मिलकर ऊतक या टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू आपस में मिलकर अंग, और लास्ट में बनता है अंग तंत्र। जैसे कोई एक छोटी सी कोशिका जब बहुत सारी एकत्र, जैसे हमारी आंख की कोशिकाएं हैं, तो आंख की कोशिकाएं बहुत सारी एकत्रित हो गई तो वही टिश्यू बन गया। जैसे हमारी हाथ है, हाथ के अंदर जब बहुत एक समान कोशिकाएं आ गई तो दोस्तों ने हमने क्या कह दिया? भाई ये टिश्यू हो गया। एपिथीलियम, हमारे शरीर की त्वचा, और ये त्वचा जब सूर्य अंगों के ऊपर देखी हमने तो ये एक अंग का काम करेगी। त्वचा क्या है? एक अंग है। इनके अंदर जो कोशिका है वो टिश्यू है, और उनके अंदर जो सेल है वो कोशिका है। तो कोशिका मिलकर टिश्यू बना, टिश्यू के बाद ये त्वचा पूरी बॉडी पर कवर हुई तो ये अंग बन गई, और अंग बन के दोस्तों पूरे अंगों का निर्माण हुआ, जिसे हम अंग तंत्र कहेंगे, ऑर्गन सिस्टम कहेंगे। ठीक है। अब अगर हम बात करें, समझते हैं ना सारी बातों को, अगला पॉइंट समझना। जैसे मैं आपको कुछ इसकी टर्मिनोलॉजी बता देता हूँ, टर्मिनोलॉजी से मतलब है कुछ फैक्ट या पॉइंट बता देता हूँ कि दोस्तों ऊतक शब्द अगर हम बात करें, बाइकॉट जो थे दोस्तों, यानी हम कहते हैं ने जंतु शरीर के लिए दिया और पादप शरीर के लिए दोस्तों ग्रे ने दिया। दोस्तों अगर हम बात करें ऊतक शब्द जो था, यही लिख देता हूं मैं, ऊतक शब्द जंतुओं के लिए, जंतु में ऊतक शब्द का प्रयोग किसने किया? वैज्ञानिक थे वाइकाट, इन्होंने किया। लेकिन पादपों में दोस्तों किसने किया जंतु नामक शब्द, वर्ड का यूज? पादपों में वैज्ञानिक थे ग्रे, GRAW, ग्रे, इनने किया। ध्यान रखना, पादपों में ऊतक शब्द का भाई जो नाम यूज किया वो भाई ग्रे ने किया, और जंतुओं में किसने किया? भाई बाइकॉट ने किया। हाँ भाई ये वर्ग 2 क्लास है, आप ये पूछने की जरूरत नहीं है। भाई स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहलाती है दोस्तों? हिस्टोलॉजी कहलाती है। देखो हम यहाँ लिख देते हैं स्टडी ऑफ टिश्यू। टिश्यू की हम बात कर रहे हैं, स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू हिस्टोलॉजी कहलाती है दोस्तों। क्या कहलाती है दोस्तों? हिस्टोलॉजी। अगर हम बात करें दोस्तों टिश्यू की या ऊतक की, तो भाई इनका अध्ययन कहलाता है दोस्तों हिस्टोलॉजी। क्या कहलाता है दोस्तों? हिस्टोलॉजी। अगर हम बात करें दोस्तों, हिस्टोलॉजी वर्ड दोस्तों मेयर ने दिया था, और फादर ऑफ हिस्टोलॉजी बाइकार्ड को कहते हैं। भाई ये हिस्टोलॉजी वर्ड किसने दिया था? हिस्टोलॉजी वर्ड जो था, मेयर ने दिया, और फादर ऑफ हिस्टोलॉजी बाइकार्ड को कहते हैं। इतनी बात क्लियर कि नहीं? फादर ऑफ हिस्टोलॉजी किसे कहते हैं दोस्तों? बॉयकॉट कहते हैं। जरा समझने इस बात को। अब जरा समझ लो, जरा समझो। डिटेल स्टडी ऑफ टिश्यू
यानी ऊतकों का बेहद विस्तृत अध्ययन डिटेल स्टडी ऑफ टिश्यू, ये कहलाता है दोस्तों शारीरिकी। हम बात करें, इसको हम देख इस तरीके से देख सकते हैं दोस्तों, विस्तृत अध्ययन का मतलब है इसको हम बहुत ही बारीकी से अध्ययन करें। बारीकी से अध्ययन करना दोस्तों कहलाएगा कि अगर किसी ऊतक पे हम बेहद ही अंदर जाकर उस टिश्यू की बिल्कुल बाल से खाल निकालना, इसे कहते हैं दोस्तों सूक्ष्म दर्शीय शारीरिकी। माइक्रोस्कोप एक मतलब माइक्रोस्कोप करता है ना, जैसे बॉडी को बिल्कुल अंदर तक झांक लेता है, यानी उसका विस्तृत अध्ययन सूक्ष्म दर्शीय शारीरिकी जैसे हम कहेंगे, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहेंगे। बिल्कुल बारीकी से इन चीजों का अध्ययन करना कहलाता है सूक्ष्मदर्शी शारीरिकी। सूक्ष्मदर्शीय शारीरिकी, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। और दोस्तों फादर ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी मतलब इतना भयंकर अध्ययन जो किया टिश्यूओं पर, क्या लिखोगे, फाउंडर ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, मार्सेलो मेलपिगी। इन्होंने विस्तृत अध्ययन किया दोस्तों, फाउंडर ऑफ माइक्रोस्कोप एनाटॉमी। ठीक है, तो ये मैंने कुछ टर्मिनोलॉजी बताई कि स्टडी ऑफ टिश्यू हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी वर्ड मेयर ने दिया था, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी वाइकोट है, और डिटेल स्टडी ऑफ टिश्यू सूक्ष्मदर्शी शारीरिकी, और फाउंडर ऑफ माइक्रोस्कोप एनाटॉमी मार्सेलो मेलपिगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर क्या नहीं? अब अगर हम बात करें दोस्तों कार्य के आधार पर, हम ऊतकों को 4 प्रकार में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। कितने प्रकार में? 4 प्रकार में, समझना। कार्य के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क टिश्यू आर 4 टाइप्स। कार्य के आधार पर कितने प्रकार हैं दोस्तों? 4 प्रकार में विभक्त किया जा सकता है। कार्य के आधार पर ऊतकों को हम 4 प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। कितने प्रकार हैं दोस्तों? 4। ऑन द बेसिस ऑफ वर्क टिश्यू आर 4 टाइप्स। ठीक है, कार्य के आधार पर ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। जबकि हम बात करें तो फर्स्ट इज दैट उपकला ऊतक, एपिथीलियम टिश्यू, रक्षात्मक आवरण बनाने वाला जो ऊतक है इसको हम कहते हैं दोस्तों एपिथीलियम या उपकला ऊतक। ठीक है, देखो दोस्तों, भाई पहला आता है उपकला ऊतक। इसका काम रहता है दोस्तों सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करना।
जैसे मान लो दोस्तों आपकी स्किन या त्वचा है, ये एपिथेलियम में ही आएगी, आपकी बॉडी को कवरिंग दे रही है, सुरक्षा दे रही है। तो सुरक्षात्मक आवरण जो प्रदान कर रही है, आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही है, दैट इज द एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, या हम बात करें दोस्तों संयोजी ऊतक। सेकंड इज दैट संयोजी या कनेक्टिव टिश्यू। दोस्तों इसका काम क्या है? इसका काम है, अगर हम बात करें दोस्तों संयोजी मतलब दोस्तों अंगों को जोड़ने का काम। नाम से ही पता चल रहा है, संयोजी कनेक्ट कर रहा है, अंगों को जोड़ने का काम, सभी अंगों को आपस में कनेक्ट करेगा। आलंबन और सहारा प्रदान करना, आलंबन और तथा सहारा यानी सपोर्ट सिस्टम प्रदान करना। और दोस्तों पदार्थों का परिवहन करना। जैसे दोस्तों आप जरा समझो, आपका ब्लड है, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू में आता है। क्यों आता है? क्योंकि ब्लड सभी अंगों को जोड़ के रखा है। हार्ट पंप करता है तो ये भाई किडनियों को भी जाएगा, किडनी के पास भी ब्लड जाएगा, हार्ट के पास भी जाएगा। ठीक है। ब्लड भाई क्या एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल में भी जाएगा, सभी अंगों को कनेक्ट कर देता है ये। तथा ये लिवर में भी जाएगा, यानी सारे अंग इसके द्वारा जुड़े हैं, जैसे कि ब्लड। अब दोस्तों आलंबन सहारा, जैसे कि कंकाल तंत्र है, किस में आता है? संयोजी ऊतक में। कंकाल हुआ, बोन्स हुई, हड्डियां हुई, कंकाल तंत्र दोस्तों किस में आएगा? भाई आलंबन या सहारा, कंकाल तंत्र। पदार्थों का परिवहन, ब्लड में भाई कोई भी सब्सटेंस डाल दो भाई पहुंचा दिया जाता है। ब्लड भाई पदार्थों क्या कर रहा है? सर्कुलेशन कर रहा है। सर्कुलेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा? पदार्थों को क्या कर रहा है? परिवहन कर रहा है। पदार्थों को परिवहन कर रहा है। हाँ आभा, तुमने बहुत बार पूछ लिया। ठीक है, बुक्स जो भी आप लो अच्छी रहती हैं सभी ना। बिल्कुल, आपको जहां नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा मिले आप कोई सी बुक ले सकती हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात। अब बात करें दोस्तों तीसरे और चौथा, पेशीय ऊतक और चौथा तंत्रिका ऊतक। मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। पेशीय ऊतक दोस्तों संकुचन, मतलब कॉन्ट्रैक्शन तथा गमन, मतलब मूवमेंट का कार्य करता है। तंत्रिका तंत्र दोस्तों क्या करता है? आवेगों का संचरण, आवेगों का, इम्पल्स का क्या करता है? सर्कुलेशन, आवेगों का संचरण। और दोस्तों इसमें क्या करता है? आवेगों का संचरण करेगा और शरीर की क्रियाओं पर नियंत्रण। तो दोस्तों कितने प्रकार के टिश्यू हुए? 4 प्रकार के। हाँ एमसीक्यू के लिए भाई देखो, एमसीक्यू तो जितना आप लगाते जाओ उतने ही कम है, सफिशिएंट कुछ नहीं होता। ठीक है।
नहीं, जंतु पादप में अलग अलग होते हैं, इसलिए हम पहले क्या पढ़ रहे हैं, जंतु तक पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। हम क्या पढ़ रहे हैं, पहले जंतु तक पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। कौन सा उतक पढ़ रहे हैं हम, जंतु उतक। ये जंतु तक पढ़ रहे हैं हम, टॉपिक एनिमल टिश्यू पढ़ रहे हैं। प्लांट्स में अलग होंगे, जाइलम फ्लोएम वगैरह ये चीजें पढ़ेंगे हम। यानी कुल मिला के कितने टिश्यू हुए दोस्तों, 4। टाइप ऑफ टिश्यू, ऊतकों के प्रकार। जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, पहला कौन सा, एक शॉर्ट फॉर्म में बना देता हूँ टेबल में ताकि आपको याद हो जाए। पहला कौन सा बताया मैंने, उपकला, जिसे हम एपिथेलियम कहते हैं। जो आपको सुरक्षा प्रोवाइड करता है शॉर्ट शॉर्ट में। संयोजी, कनेक्टिव, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अंगों को जोड़ेगा। परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, और आलंबन और सहारा। सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करेगा। पेशी ऊतक, ये संकुचन और गमन। नर्वस टिश्यू, जो कि आवेगों का संचरण। और शारीरिक नियंत्रण, बॉडी पे कंट्रोल। ये भाई 4 प्रकार के टिश्यू के मैंने वर्क किया था छोटे फॉर्म में, या आपको बता दी ताकि याद हो जाए। ठीक है। याद हुए कि नहीं हुए? ठीक है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, पहले हेडिंग डालना उपकला ऊतक। उपकला ऊतक, जितना भी पढ़ो सर कम ही लगता है। हाँ, ये बात सही है, पढ़ाई कभी पूरी नहीं होती। अगर भाई ज्ञान अगर कंप्लीट हो जाए तो फिर वो ज्ञान कैसा,
भाई ध्यान रखना, ज्ञान कितना भी हो हमेशा कमी होता है, ज्ञान का अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। अगर बहुत सारे मैंने देखे हैं कि तुमने 10 किताबें पढ़ ली, ज्ञान कभी भाई पूरा नहीं होता। अब वन बाई वन हम देख रहे हैं दोस्तों, एपिथेलियम टिश्यू या उपकला ऊतक। अब फर्स्ट टिश्यू इज दैट, जरा समझना, उपकला ऊतक। दोस्तों उपकला ऊतक की अगर हम बात करें, जो नाम था उपकला, जो नाम आया, भाई रेस द्वारा दिया गया। अब देखिए, उपकला देखो नाम से ही पता चल रहा है, उप प्लस कला। उपकला मतलब दोस्तों ऐसी स्तर जो ऊपर पाए जाता हो। एपिथीलियम, एपी प्लस थीलियम, इससे पता चल रहा है दोस्तों, एपी का मतलब ऊपर होता है, थीलियम मतलब लेयर, जो किसी दूसरे ऊतक के ऊपर परत पाई जाती है। ठीक है। भाई हम क्या बात करें, अगर हम बात करें, एपी का मतलब ऊपर, थीलियम का मतलब दोस्तों क्या होता है, लेयर, यानी जो किसी दूसरे ऊतक के ऊपर कवर पाया जाता है। एपिथेलियम दोस्तों एक ऐसा ऊतक है, ऐसा ऊतक है जो अन्य ऊतक के ऊपर पाया जाए, जो अन्य ऊतक के ऊपर पाया जाता है। किसके ऊपर पाया जाता है दोस्तों, संयोजी ऊतक के ऊपर पाया जाता है। नाम से ही पता चल रहा है, एपी मतलब होता है दोस्तों ऊपर की ओर। ऐसा टिश्यू जो किसी अन्य ऊतक के ऊपर पाया जाता है, जैसे हमारा ब्लड है, ब्लड के ऊपर स्किन है, तो ब्लड के ऊपर पाया जा रहा है, ये अन्य ऊतकों के ऊपर पाया जा रहा है। ध्यान ध्यान रखना। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब दोस्तों जब भ्रूणीय परिवर्तन होता है ना, जब भ्रूण का विकास होता है, तो भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान सबसे पहले कौन सा ऊतक बनता है, एपिथीलियम। भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान, डेवलपमेंट ऑफ फ्यूटस, भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान सबसे पहले उपकला ऊतक बनता है। ठीक है। तो भ्रूणीय परिवर्तन, भ्रूण का विकास हो, सबसे पहले कौन सा टिश्यू बनता है भाई, एपिथेलियम टिश्यू बनता है। अंग कौन सा बनता है, ठीक है। हाँ डेली का टाइम यही हैगा दोस्तों, ये एकमात्र ऐसा ऊतक रहता है जिसमें रीजनरेशन पावर, पुनरुत्थान की क्षमता, अपने आप को रीग्रो करने की पावर, रीजनरेशन पावर, पुनरुत्थान क्षमता, सर्वाधिक होती है। कौन से अंग में होती है, लिवर में। कौन से टिश्यू में होती है, एपिथेलियम में। एकमात्र ऊतक मतलब ऐसा एक केवल टिश्यू है जो केवल एक, इसकी सेल्स बिल्कुल एक व्यवस्थित क्रम में पाई जाती है, नियमित स्तर में बंधी हुई होती हैं। ध्यान रखना, हाँ डेली यही रहेगा क्लास का टाइम, एक नियमित स्तर के रूप में व्यवस्थित रहती हैं।
ये दोस्तों ध्यान रखना, ये एकमात्र ऐसी कोशिकाएं जो समझो। हम बात करते हैं, इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम, समझना इस बात को, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना, जिसकी ऊतक एक नियमित स्तर में व्यवस्थित रहती हैं। दोस्तों एपिथीलियम, एपी मतलब होता है दोस्तों अपॉन, एपी मतलब अपॉन इंग्लिश में, हिंदी में ऊपर, और थीलियम मतलब ग्रोथ, वृद्धि। यानी दोस्तों जो ऊपर वृद्धि करे, दोस्तों जो किसी अन्य ऊतक के ऊपर वृद्धि करता है वो दोस्तों कौन सा कहलाता है? एपिथीलियम कहलाता है, एपिथीलियम कहलाता है, ध्यान रखना। सर एक बार आप अगर केमिस्ट्री पढ़ा दें तो माँ कसम मजा ही आ जाएगा। जब माँ की कसम खाने की जरूरत है हे मानवेंद्र दयावत, माँ कसम खाने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई, माँ की कसम मत खाया करो। ये हालांकि आपका स्लोगन टाइप का होगा, हम हर किसी चीज में कहते हैं नॉर्मली माँ कसम ऐसा मजा आ जाएगा, लेकिन हम अपने एक्साइटमेंट को दिखाने के लिए इसको कर देते हैं। लेकिन भाई माँ को बीच में नहीं लाना चाहिए, माँ अपने लिए भाई बहुत बड़ा शब्द है। कहते हैं ना, इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में अगर कोई प्रेम का प्रतीक है तो माँ है, और ऐसे हर बात में माँ को बीच में मत लाया करो। इधर देखो, तो नियमित स्तर में व्यवस्थित रहती हैं। अब देखिए अगला पॉइंट दोस्तों, होता क्या है इसको थोड़ा मैं समझाना चाहता हूँ एपिथेलियम ऊतक को, और थोड़ा डिटेल बताना चाहता हूँ, ठीक है। जरा समझो, एपिथेलियम अगर हम बात करें दोस्तों, होता क्या है, इसकी सेल जो रहती है ना, ये एक ऐसी सेल्स है जिनके बीच में कोई इंटरेस्ट स्पेस नहीं है, अंतर कोशिकीय अवकाश नहीं, समझो इस बात को। जैसे भाई उपकला ऊतक रहता है ना, इसकी कोशिकाओं के बीच में कोई स्पेस नहीं होता, अंतर कोशिकीय अवकाश नहीं पाया जाता, बिल्कुल भी गैप प्रेजेंट नहीं होता, ध्यान रखना। इंटरस्टेशियल स्पेस जीरो होता है, इनमें ब्लड वेसल्स नहीं पहुंच पाती, ध्यान रखना। जैसे ये क्या है दोस्तों, उपकला, एपिथीलियम। देखो जैसे नाम पर चल रहा है, अगर हम बात करें उस नाम से पता चल रहा है एपिथेलियम ऊतक दोस्तों। समझो, बेस्ट टीचर, समझो इस बात को, समझो इस बात को, मैं तरह इसको पहले कॉमन सेंस समझो। ये उपकला है, उपकला ऊतक में दोस्तों कोशिकाओं के बीच में गैप नहीं है, अंतर कोशिकीय अवकाश क्या होता है, अंतर कोशिकीय अवकाश लगभग नगण्य होता है, अंतर कोशिकीय अवकाश लगभग नगण्य होता है, मतलब इनके बीच में कोई जगह खाली नहीं रहती, अंतर कोशिकीय अवकाश क्या है दोस्तों, नगण्य, नेग्लिजिबल है। इसलिए दोस्तों क्या होता है, ना तो रक्त वाहिनी जाएगी, रक्त वाहिनियां नहीं होती, तथा लसिका वाहिनी, ये क्या होती है दोस्तों, इसमें अब्सेंट होती हैं, पहुंच ही नहीं पाती हैं। अब दिक्कत ये आई नहीं, भोजन कहां से मिलेगा फिर। इसलिए दोस्तों उपकला जो ऊतक रहता है पोषण के लिए, किसके लिए, अपने भोजन के लिए या पोषण के लिए, क्योंकि यहां तक तो ब्लड पहुंच नहीं पा रहा है। आधारीय संयोजी ऊतक जो बेस में है ना, जिसके ऊपर ये प्रेजेंट है, आधारीय
संयोजी यानी कनेक्टिव टिश्यू पर क्या होता है, आश्रित होता है, आधारित संयोजक पर निर्भर करता है। इसका भोजन पोषण किससे लेता है ये, भाई इसकी कोशिकाएं किससे भोजन पोषण लेती हैं, ध्यान रखना, आधारीय संयोजी ऊतक से। देखो समझो, यहां पे दोस्तों इसके नीचे एक लेयर पाई जाती है, दैट इज अ लेयर बेसिक द यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ, समझना, इसे कहते हैं दोस्तों बेसमेंट मेम्ब्रेन। दोस्तों बेसमेंट मेम्ब्रेन कहा जाता है आधार उपकला, ठीक है दोस्तों। इसे हिंदी में कहेंगे, अगर हम बात करें इसे कहेंगे दोस्तों बेसमेंट आधार कला। सर मैं स्कूल क्लास ले रही हूँ, हमारे कमेंट भी पढ़ा करो हर केमिस्ट्री का, हमें कमेंट तो पढ़ो क्या करें केमिस्ट्री का। सर जी अब मैं स्कूल से क्लास ले रही हूँ, घर बच्चे, मेरे घर बच्चे पढ़ने आते थे, माँ वो माँ की कसम देने 5-5 रुपए लेते थे, ये क्या हुआ। ठीक है, इसे कहते हैं आधार कला। दोस्तों आधार कला स्ट्रक्चर किसका, भाई ये यूनिक करेक्टर है, ये उपकला ऊतक यूनिक करेक्टर है, ध्यान रखना। केवल किसके पास पाई जाती है आधार कला, उपकला ऊतक के पास ही पाई जाती है। और नीचे रहता है दोस्तों संयोजी ऊतक, जैसे ब्लड वगैरह जो रहते हैं ना, नीचे क्या रहेगा, संयोजी ऊतक। कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, ये आपकी स्किन है, स्किन में बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये दोस्तों क्या रहता है, संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू। इसमें ब्लड वेसल्स है नहीं ऊपर वाले में, दोस्तों ये पोषण नीचे से ही लेता है। ठीक है, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। अब भाई आधार उपकला क्या काम कर रही है, ये यूनिक कैरेक्टर या विशिष्ट लक्षण तो है, ये काम क्या कर रही है आधार कला, सहारा प्रदान कर रही है किसको, त्वचा को, आधार सहारा प्रदान कर रही है। और अर्ध पारगम झिल्ली, यहीं से तो भोजन मिल रहा है इसी के द्वारा, अर्ध पारगम झिल्ली की तरह काम करती है, यानी संयोजी ऊतक से भोजन लेकर किसको देती है, उपकला को। अर्ध पारगम भाई सेमी परमेबल होती है और सपोर्ट या सहारा प्रदान करती है आपकी स्किन को, ये दो काम करती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर कि नहीं। देखो दोस्तों, ये एक्चुअली आधार कला दो से बनी होती है। अगर आपसे क्वेश्चन आए कि आधार कला बनाता कौन है, दोस्तों आधार कला को, बेसमेंट मेम्ब्रेन को कौन बनाता है, आधार कला उपकला प्लस उपकला और संयोजी ऊतक से मिलकर बनी होती है, दोनों दोनों मिलकर बनाते हैं संयोजी ऊतक। आधार कला को बनाने का काम कौन करता है, आधार कला बनाने का काम उपकला और संयोजी दोनों। ध्यान रखना, ये बनाता है दोस्तों बेसल लेमिला, ये बनाता है फाइब्रस लेमिला, दो लेयर होती हैं इसमें। कौन बनाते हैं दोस्तों, दोनों मिलकर बनाते हैं। एक परत यहां से सीक्रेट होती है और एक परत यहां से सीक्रेट होती है। इसमें टोटल कितनी परत होती हैं, दो परत होती हैं। ठीक है, हाँ भाई फिर ये लिखा हुआ है आधारीय लेमिना, ये होता है फाइब्रस लेमिना।
आधारीय लेमिना और ये फाइब्रस लेमिना। फाइब्रस लेमिना। तो इसके आगे दोस्तों मैं कल कल पढ़ाऊंगा, आज तुम्हारा समय हो चुका है एक्चुअली। दोस्तों हम कल इसके कार्य देखेंगे, उपकला ऊतक के पहले। उपकला ऊतक के पहले मैं आपको कार्य बताऊंगा, फिर इसके मैं प्रकार बताऊंगा। ठीक है, कार्य और प्रकार, दो चीजें हम कल पढ़ेंगे डीप से, डिटेल से। ठीक है, आज तो दोस्तों बिल्कुल बेसिक सी बातें बताई मैंने आपको। पहले मैंने आपको ऊतक, ऊतक के प्रकार बताए, उसके बाद पहला ऊतक एपिथेलियम हमने स्टार्ट किया, और जो बिल्कुल बेसिक चल रहा है। भाई देखो, केमिस्ट्री बड़ी बेसिक चीज है, आप केमिस्ट्री में पढ़ना, वैसे मैंने कल बताए थे ना, ऐसे ही आप पहले फैक्ट वाइज आपको पहले पीरियड टेबल कंप्लीट करना है। आप मैं बता रहा हूँ 70% सिलेबस तो आपका यही हो जाएगा। जो आपकी पीरियोडिक टेबल है ना, उसके कॉन्सेप्टों को छोड़कर एलिमेंट की पहले जानकारी इकट्ठा करो। जैसे कल मैं उसने सोडियम बताई थी, जैसे हीलियम के बारे में जानकारी आपको पता होना चाहिए। जैसे क्या जानकारी पता होना चाहिए, हीलियम क्या है, सबसे हल्की नोबल गैस है। दैट इज द लाइटेस्ट नोबल गैस, सबसे हल्की नोबल गैस है। इसकी आयनन ऊर्जा, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा क्या है दोस्तों, मैक्सिमम है। ऐसे फैक्ट स्टार्ट करो पहले। इसे कहाँ भरा जाता है दोस्तों, गुब्बारे में भरा जाता है, बलून में भरा जाता है। और कहाँ भरा जाता है दोस्तों इसे, भाई ध्यान रखना, इसे हम स्कूबा डाइवर जो होते हैं ना दोस्तों, स्कूबा डाइवर जिन्हें हम गोताखोर कहते हैं, गोताखोर अपने सिलेंडर में ले जाते हैं, जिनमें क्या रहती है, हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। दोस्तों हीलियम गैस अगर हम बात करें, जो अस्थमा पेशेंट होते हैं, अस्थमा मरीज रहते हैं ना, वो भी दोस्तों अपने फुफ्फुस जो रहता है सूंघने का, उसमें भरते हैं। ये सन ऑफ सरफेस पे पाई जाती है, कितनी, 30% होती है सन की सरफेस पर। ठीक है, पहले भाई एरोप्लेन के टायरों में, एरोप्लेन के जो टायर होते हैं ना, उनमें पहले भरी जाती थी हीलियम, अब भरी जाती है दोस्तों नाइट्रोजन। तो यार दोस्तों नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। इस पर दोस्तों आपको फैक्ट पता होना चाहिए, एक एलिमेंट संबंधित, आपसे एक एलिमेंट संबंधित कम से कम आप 10-10 से 15 फैक्ट आप याद कर लोगे, तो आपको पहले बेस पता होना चाहिए, पीरियड टेबल के एलिमेंटों की जानकारी पता होना चाहिए, फिर पीरियड टेबल के कॉन्सेप्ट, फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर, देन फिर जो एक्स्ट्रा केमिस्ट्री है उसको पढ़ा जाता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो ये एलिमेंट की नॉलेजों से ही आती है, और उसके बाद भी दोस्तों इसमें एलॉय वगैरह, मिश्र धातु वगैरह, इनसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए, हालांकि अभी टाइम है आपके पास, बाकायदा मैं आपके साथ हूँ, टेंशन ना लो, जितना हो सकता है हम कवर करेंगे, चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। और यूट्यूब वगैरह आप जब भी मैराथन या एक्स्ट्रा क्लास रहेंगी, मैं वहां से आपको चीज़ें कवर करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, आज मैं क्लास को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, अगर कोई डाउट वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं, अगर कोई डाउट वगैरह आपको पूछना है। ठीक है, आपको अगर कोई डाउट वगैरह पूछना है तो पूछ लीजिए दोस्तों। हाँ सर, ये क्वेश्चन पूछा था कि हल्की गैस कहाँ से आएगी। आधारीय संयोजक को इंग्लिश में क्या कहेंगे, बेसल कनेक्टिव। ठीक है दोस्तों, पर आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम मंडे को पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। आप दोस्तों मेहनत करते रहिए, जब तक के लिए दोस्तों मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।